हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। तो देखो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम क्लास 11th का परम्यूटेशन कम्बिनेशन जो है तो एक्सरसाइज 6.3 को डिस्कस के क्वेश्चंस को जो डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने एग्जांपल्स को डिस्कस किया था। सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको यही कहूँगा, जो मैंने आपको लास्ट बेसिक मतलब कि इसकी बेसिक में बताया था, परम्यूटेशन का मतलब क्या क्या होता है, कहाँ पर हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, कहाँ पर नहीं कर सकते। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यूज़ नहीं होता। ये मैंने आपको विद एग्जांपल समझाया था। और लास्ट वीडियो में एग्जांपल 14th और 16 डॉटर और इंडिपेंडेंस वाली एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉवल्स वाला क्वेश्चन है, वॉवल्स अकर टुगेदर नॉट अकर टुगेदर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मुझे जो दोनों वीडियो जो हैं आपको देखनी चाहिए। इस पूरे चैप्टर की कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो मिल जाएगी। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9 इफ नो डिजिट्स बीइंग रिपीटेड। तो यहाँ पर डिजिट्स हमें दिए हुए हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे, इनका सेकंड क्वेश्चन ही वैसा है कि जहाँ पर डिजिट्स भी नहीं लिखे होंगे, वहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट हमें कौन से डिजिट्स लेने हैं आपको पता है। तो ये डिजिट्स हैं, हमें बनाना कितने नंबर वाला है, 3 डिजिट नंबर बनाना है, 1 2 3। तो ये इसको मैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से कर सकता हूँ, क्योंकि सारे डिफरेंट डिफरेंट डिजिट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मैं फिल करना हो तो कितने प्लेसेस से फिल कर सकता हूँ, 9। नो डिजिट बीइंग रिपीटेड या इज रिपीटेड। अगर मान लो मैंने यहाँ पर 4 लिख दिया तो यहाँ पर कितने रह गए, 3 4 5 6 7 8। या मैंने 6 भी लिख लिया तो मेरे पास कितने रह गए, 7। मुझे सारे चाहिए तो इसको मल्टीप्लाई करूँगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 504। तो देखो यहाँ पर 504 अरेंजमेंट आए। अब ये मैंने वैसे ही विद फॉर्मूला आपको करके दिखा दिया, ठीक है। ये आपको पेपर में नहीं करना, चाहे आप ये कर लो चाहे आप ये कर लो। यहाँ पर टोटल डिजिट्स कितने, 9, रखने कितने हैं, 3। तो 9p3 से हमारा आंसर जो है वो आ गया। अब देखो ये क्वेश्चन है, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, डिजिट्स भी खुद मतलब लिखने पड़ेंगे। अब जब ऐसा क्वेश्चन आए तो डिजिट्स कौन कौन से लिखेंगे हम, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये हमारे डिजिट्स हैं। इन डिजिट्स को मिला के ही सारे जो हमारे मतलब कि जो नंबर्स हैं ना मैथमेटिक्स में वो बनते हैं। अब चेक कर लेना चाहिए, ठीक है। अब देखो मुझे बनाना कितना है, 4 डिजिट नंबर। अब इसमें कैच है, अब बहुत से बच्चे पता क्या बोलेंगे, चलो ऐसा करें, नो डिजिट्स बीइंग रिपीटेड। तो इस प्लेस को मैं कितने तरीकों से फिल कर सकता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मान लो मैंने यहाँ पर 4 फिल कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको 9 तरीकों से। मान लो मैंने 6 भी फिल कर दिया, 3 4 5 6 7 8 8। और मान लो एक और नंबर फिल करें तो यहाँ पर कितने रह गए, 7। तो मुझे सारे चाहिए, तो इनको मैं कर लेता हूँ आपस में मल्टीप्लाई। 90 को 8 से करेंगे 720, 720 को इससे करेंगे 70, 7 2 14, 7 7 तो 5040। तो क्या ये मेरे टोटल अरेंजमेंट्स आ गए, नहीं, ये मेरे टोटल अरेंजमेंट्स नहीं आए, क्योंकि इनमें ना देखो, इस अरेंजमेंट मान लो मैं 4 डिजिट नंबर लिखता हूँ, एक डिजिट बना दिया मैंने 5918। तो जितने 5040 की अरेंजमेंट्स हैं उनमें एक अरेंजमेंट ये भी होगा, ठीक है। और उनमें एक अरेंजमेंट ये भी होगा, मानते हो कि नहीं मानते, जहाँ पर 0 आगे होगी। और जहाँ पर 0 आगे होगी वहाँ पर उसको मैं 4 डिजिट नंबर जो है वो नहीं बोल सकता। तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो जैसा कि मैंने आपको बोला, इनमें वो नंबर्स भी होंगे जिसमें आगे क्या होगा, 0। तो उसको हमें हटाना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए क्या करते हैं, 1 2 3 4। तो ऐसा करते हैं, 0 को यहाँ पर फिक्स कर देते हैं। तो 0 को यहाँ पर मैंने कर दिया फिक्स, ठीक है। अब इसको अरेंज करते हैं। अब 0 को हटा दिया मैंने, तो यहाँ पर कोई भी और नंबर आ सकता है। कितने नंबर हैं ऐसे, 9। एक फिल कर दिया तो कितने रह गए, 8। एक और फिल कर दिया तो कितने रह गए, 7। ये सारे चाहिए तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 9 8 ज़ा 72, 72 को 7 से करेंगे 504 आ गया। कितने आ गए, 50। तो मैंने इसमें से इसको माइनस कर दिया कि 0 वाले मुझे नहीं चाहिए। तो कितना आ गया, 4536। आपको याद होगा ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। वो एग्ज़ाम्पल हमने की थी, वो एग्ज़ाम्पल थी आपकी 11, ठीक है। अब उसमें मैंने आपको डायरेक्ट मेथड भी बताया था, जिन बच्चों को बहुत ज़्यादा एडवांस में समझ है इसकी, ठीक है। तो आपको पता है कि यहाँ पर 0 नहीं आना चाहिए, तो 0 को छोड़ दो।
तो यहाँ पर मैं कितने डिजिट्स फिल कर सकता हूँ? 9। ठीक है, अब मुझे कोई चक्कर नहीं है, कोई भी नंबर आ जाए। अब मान लो मैंने यहाँ पर कोई भी एक फिक्स कर लिया, मान लो मैंने यहाँ पर 7 फिल कर दिया, तो बाकी कितने रह गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब जीरो को काउंट मैं कर सकता हूँ, यहाँ पर 8, यहाँ पर 7। तो इनको मल्टीप्लाई करोगे ना, 81 को 8 से करो, 648 को 7 से करो, 4536 डायरेक्टली आंसर आ गया। मतलब जो बच्चे परमुटेशन के क्वेश्चन बहुत जल्दी में करना चाहते हैं, जैसे वो IIT JEE लेवल में, मतलब अगर को कहीं पर भी और जाते हैं, किसी कंपटीशन एग्जाम में बैठते हैं, तो इसको ऐसे करते हैं। तो इसलिए बोल रहा हूँ बेसिक स्ट्रॉन्ग रखो, आपको सब कुछ आएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से। अब देखो, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 6 7 इफ नो डिजिट इज बीइंग रिपीटेड। तो देखो डिजिट्स हमारे पास ये हैं 1, ये ना क्वेश्चन वैसे हम 6.1 में कर चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास डिजिट्स हैं। अब देखो, मुझे बस आपको एक बात पूछनी है। देखो, क्या ये एक इवन नंबर है? नहीं। क्या ये एक इवन नंबर है? यस। क्या ये एक इवन नंबर है? नहीं। क्या ये एक इवन नंबर है? यस। कैसे पता लग रहा है? क्योंकि हम सिर्फ यूनिट डिजिट देखते हैं, जो लास्ट वाला डिजिट है, अगर वो एक 2 4 6 8 0 है तो वो एक इवन नंबर है, अदरवाइज वो इवन नंबर नहीं। अब देखो, जैसा कि मैंने जस्ट आपके लिए लिखा कि यूनिट डिजिट, जो इवन नंबर का जो लास्ट डिजिट होता है ना, वो हमेशा क्या होता है? 0 2 4 6 8। तो हमें एक 3 डिजिट इवन नंबर बनाना है। ठीक है, अब आपको पता है इस जगह पर हमेशा क्या आ सकता है? एक इवन नंबर। या तो यहां पर एक 2 आएगा, या यहां पर 4 आएगा, या यहां पर 6 आएगा। मैं जस्ट आपको लिख के, देखो मैंने वही आपको समझाने के लिए लिखा है। ठीक है, जो लिखने का मतलब यही होता है कि आप समझ जाओ उसको। 2 और 4 और 6, यहां पर सिर्फ 3 नंबर आ सकते हैं, तो इसको मैं 3 तरीकों से फिल कर सकता हूं। ठीक है, अब मान लो यहां पर कोई भी एक नंबर लिख लिया, इसको साथ में रफ में भी देखते हैं। मान लो यहाँ पर मैंने 6 लिख दिया। अब इसको भरने के लिए, अब 6 तो हट गया, तो 1 2 3 4 5, यहाँ पर कितने फिल कर सकता हूँ? 5, क्योंकि नो डिजिट इज रिपीटेड। ठीक है, अब मान लो मैंने यहाँ पर 3 फिल कर दिया। ठीक है, अब 3 भी गया, 6 भी गया, तो मेरे पास कितने रह गए? 1 2 3 4। तो यहाँ पर इसको मैं कितने तरीकों से फिल कर सकता हूँ? 4 तरीकों से। तो ये जितने भी अरेंजमेंट बनेंगे, ये हमेशा क्या होगा? एक इवन नंबर होगा। अब मुझे ये भी चाहिए। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है? इसको 4 5 20 3 60। अब देखो, ये आपका क्या आंसर, तो बहुत ईजिली निकाल लिया। बस देखो, ईजी ये क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि अब बेसिक स्ट्रॉन्ग है। अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, बेसिक नहीं पता आपको, फिर आपको ये सब कुछ, मतलब कि लिखा तो मैंने 4 5 3 है, इसको मल्टीप्लाई किया, बट ये आया कैसे है वो आपको पता होना चाहिए। इसको वैसे नहीं, और तरीके से भी किया जा सकता है। अगर आपको बाय चांस अगर ये मुश्किल लग रहा है, वो बता दे रहा हूँ। तो 3 डिजिट में बनाना है, तो आप क्या करो? 2 को फिक्स कर लो। 2 को फिक्स कर लिया, यहाँ पर 2 नहीं है, तो कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5। तो इसको मैं 5 तरीकों से फिल कर सकता हूँ, इसको 4, तो कितना आ गया? 20। पीछे 4 लिख लो, इसको 5, इसको 4, कितना आ गया? 20। यहाँ पर 6, तो कितना आ गया? 20। अब तीनों को मल्टीप्लाई करने मत बैठ जाना, इसका बेसिक भी सुन लो। मैं या तो यहाँ पर 2 फिल कर सकता हूँ, या यहाँ पर 4 फिल कर सकता हूँ, या यहाँ पर 6 फिल कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा? इनको ऐड, तो ऐड का कितना आएगा? 60। मतलब आपको जैसे अच्छा लगे आप कर सकते हो। बीइंग अ टीचर, मेरी नॉलेज में जो है मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप ये आपको क्लियर है। अब देखो, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड, हाउ मैनी ऑफ दीज विल बी इवन। 2 क्वेश्चन पूछे हैं, ये इसी क्वेश्चन को, मतलब कि एक बार एक हिसाब से यही क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले डिजिट्स लिख लो जो आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, ये इसलिए लिखा करो क्योंकि आपको फिर पता रहता है कि हमें क्या करना है। तो हमें एक 4 डिजिट नंबर बनाना है पहले तो। अब नो डिजिट इज रिपीटेड, तो डिजिट को रिपीट नहीं करना, तो इसको मैं, अब कोई भी कंडीशन नहीं है, इसको मैं कितने तरीकों से फिल कर सकता हूँ? 5। अब मान लो मैंने 3 लिख दिया, तो कितने रह गए? 4। मान लो मैंने 5 भी लिख दिया, तो कितने रह गए? 3। मान लो मैंने 4 भी लिख दिया, 5 भी लिख दिया, ठीक है, कितने रह गए? 2। ठीक है, तो मुझे सारे चाहिए, तो कितना आएगा? 5 4 ज़ा 20, 3 ज़ा 60, 2 ज़ा 120। तो टोटल 4 डिजिट नंबर्स आर 120। अब उन्होंने पूछा इनमें से इवन कितने हैं, तो फिर से 4 डिजिट को बनाओ। अब आपको पता है, यहां पर भी लिखा था यूनिट डिजिट ऑफ एनी इवन नंबर इज ऑलवेज 0 2 4 6 8। तो यहां पर कौन कौन से फिर आ सकते हैं? यहां पर 2 आ सकता है, या 4 आ सकता है। ठीक है, यहां पर 2 आ सकता है या 4 आ सकता है, तो ये हमारा क्या है? फिक्स।
ठीक है, फिक्स है, मतलब यहाँ पर सिर्फ मैं इसको दो तरीकों से फिल कर सकता हूँ। ठीक है, फिर से वही बात, मान लो मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया। ठीक है, तो मेरे पास कितने रह गए 1 2 3 4, यहाँ पर फिल करने के लिए कितने रह गए 4। ठीक है, अब मान लो मैंने यहाँ पर एक और नंबर मतलब 2 तो मैंने मान लो फिल कर दिया था, मान लो 3 फिल कर दिया, तो कितने रह गए यहाँ पर 3, और एक और फिल, यहाँ पर मैंने 2 फिल, देखो 1 ऐसे कर लिया करो, 3 4 5, यहाँ मान लो मैंने 2 फिल कर दिया, 2 को क्रॉस लगा दो, तो यानी कि इसको फिल करने के लिए मेरे पास कितनी स्पेसेस हैं 4, इसको मान लो क्रॉस किसी पर भी लगा दो, इसको फिल करने के लिए 3, इसको क्रॉस लगा दो, इसको फिल करने के लिए 2। ठीक है, अब मुझे सब कुछ चाहिए तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2 3 ज़ा 6 4 ज़ा 24, 24 2 ज़ा 48, तो 48 इवन नंबर्स होंगे इनमें से। ठीक है, 48 क्या होंगे इवन नंबर्स। अगर बाय चांस इसी क्वेश्चन में वो आपसे ये पूछ ले कितने ऑड नंबर है, वैसे तो इसमें से माइनस कर सकते हैं, बट अगर आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाए, देखो ये 4 डिजिट है ना, तो यहाँ पर इवन नंबर कौन सा होगा जिसमें पीछे 2 4 6 8 0 नहीं होगा, मतलब वहाँ पर 1 3 और 5 आ सकता है, मतलब इसको मैं 1 3 और 5 फिल कर सकता हूँ, ये बोनस क्वेश्चन है, इसको 3 तरीकों से फिल कर सकता हूँ, 1 2 3 4 5, मान लो यहाँ मैंने 3 लिख दिया, इसको 4 तरीकों से, मान लो मैंने 2 लिख दिया, इसको 3 तरीकों से, ठीक है, इसको 2 तरीकों से, 2 3 ज़ा 6 4 ज़ा 24, 24 3 ज़ा 72। ठीक है, अब देखो ऑड नंबर कितने हैं 72, इवन कितने हैं 48, पूरे 120 बन गए। मतलब जिस तरह से मर्जी कर लो, मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये क्वेश्चन देखो छोटे छोटे हैं, इनको समझने में टाइम लग रहा है, बट एक बार आपने समझ लिया ना, उसके बाद आपको कोई टाइम नहीं लगने वाला। आई होप ये भी आपको जो है वो क्लियर है। अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम अ कमेटी ऑफ 8 पर्सन की कोई कमेटी है, इन हाउ मैनी वेज कैन वी चूज अ चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन अज्यूमिंग 1 पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन 1 पोजीशन। अब जैसा कि देखो ये थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट है, मैं आपको हमेशा क्या बोलता हूँ कि अपना इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग करो। ठीक है, मतलब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लिया, मुझे पता है कि 8 पर्सन हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा अपने मन में ना पिक्चर बना लिया करो, 8 पर्सन है, उनमें से मुझे एक चेयरमैन रखना है, सिलेक्ट करना है, और एक वीसी मतलब वाइस चेयरमैन। अब उन्होंने साथ में ये भी बोल दिया 1 पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन 1 पोजीशन। अगर कोई चेयरमैन बन गया, अगर मान लो कोई राम नाम का बंदा चेयरमैन बन गया इनमें से, तो राम जो है वो वाइस चेयरमैन नहीं बन सकता, उसको अलग पर्सन ही मतलब कि मुझे बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन की इमेजिनेशन आपको क्लियर होगी। तो अब लिखते हैं टोटल कितने पर्सन हैं, टोटल 8 पर्सन। मुझे सेलेक्ट क्या करना है, मुझे एक चेयरमैन सेलेक्ट करना है, एक चेयरमैन को मतलब कि सेलेक्ट करना है, और दूसरा वाइस चेयरमैन को। ठीक है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से ये बड़े आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मान लो मुझे पहले चेयरमैन को सिलेक्ट करना है, तो चेयरमैन को सिलेक्ट मैं कितने तरीकों से कर सकता हूँ, टोटल 8 बंदे हैं, 8 में से 8 बंदे एलिजिबल हैं। ठीक है, 8 में से 8 बंदे जो हैं एलिजिबल है, मतलब चेयरमैन के लिए मैं 8 पर्सन में से किसी भी एक पर्सन को सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब मान लो मैंने किसी भी एक को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, मान लो मेरे पास ये 8 बंदे हैं, ABCDEFGH, 1 2 3 4 5 6 7 8। मान लो मैंने डी बंदे को, ये जो डी बंदा है ना, इसको मैंने चेयरमैन बना दिया, तो वाइस चेयरमैन के लिए अब डी तो मैं सिलेक्ट नहीं कर सकता, 2 3 4 5 6 7, तो वाइस चेयरमैन के लिए 7 बंदे जो हैं वो मेरे सामने खड़े हैं, उनमें से किसी भी मैं एक को बना सकता हूँ। आप इसमें वाइस वर्सा भी कर सकते हो, वाइस चेयरमैन को पहले सेलेक्ट कर लो, वो 8 तरीक़ों से, चेयरमैन 7 तरीक़ों से, तो इनको मुझे करना मल्टीप्लाई, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, तो फ्रॉम ए कमेटी इन हाउ मैनी वेज, हम कितने तरीक़ों से इनको मतलब कि चेयरमैन या वाइस चेयरमैन सेलेक्ट कर सकते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना आएगा, 8 7 ज़ा 56, तो 56 तरीक़ों से हम जो है चेयरमैन और वाइस चेयरमैन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अब देखो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन हम एग्जाम्पल्स में कर चुके हैं, आई थिंक वो आपकी थी एग्जाम्पल 12th और 13th, ये दोनों एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने को बताया था पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चन आपको आ सकता है। हमें एन की वैल्यू ढूंढनी है, सबसे पहले इसको लिखते हैं, n-1p3 डिवाइड बाई np4 इज इक्वल टू 1/9, तो ये हमें दिया और n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सबसे पहले ऐसा करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 9 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, इसको इधर। ठीक है,
अब जो है इनका फॉर्मूलाज जो है वो खोल देते हैं। आपको पता ऊपर वाले का फैक्टोरियल, फिर ऊपर वाला माइनस नीचे वाला उसका फैक्टोरियल। सेम यहाँ पर ऊपर वाले का फैक्टोरियल, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला उसका फैक्टोरियल। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इजी है। तो विच एम्प्लाइज 9, यहाँ पर है n-1 फैक्टोरियल, यहाँ पर कितना है n-1 -3 -4 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल n-4 फैक्टोरियल। अब ये आपस में कट गया। नॉर्मली बच्चों को इसको सॉल्व करने में दिक्कत आती है अगर आपने एग्जांपल्स की हैं, बट यहाँ पर ये सॉल्व हो गया। अब देखो आपको पता है मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि जो बड़ा फैक्टोरियल होता है उसको खोलो, क्योंकि मैंने आपको बताया था 5 फैक्टोरियल कितना होता है, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। इसको बेसिकली हम ऐसे लिखते हैं 5, फिर 5 में से 1 माइनस करो, फिर 5 में से 2, फिर 5 में से 3, फिर 5 में से 4। 5 - 1 4, 5 - 2 3, 5 - 3 2, इस तरह से। तो ये n जो है ये बड़ा है। n की अगली टर्म क्या होगी, n × n-1। अगली टर्म क्या होगी, एक घटा दो, ठीक है। अब इससे फ़ायदा क्या है, n-1 फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल कैंसिल, तो मेरे पास डायरेक्टली n की वैल्यू कितनी आ गई, 9। और ये क्वेश्चन ज़्यादा इजी है। अगर हम कंपेयर करें इसको एग्जाम्पल से, तो उसमें हमें मतलब कि हमने बहुत नई चीज़ें सीखी थी। आपको वो एग्जाम्पल्स जरूर देखनी चाहिए, वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप ये भी आपको क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब इसमें 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। तो r की वैल्यू में फाइंड करनी है 5pr इज इक्वल टू 2 × 6pr - 1। तो दूसरे पार्ट को हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसको लिखते हैं 5pr इज इक्वल टू 2 × 6pr - 1। इसको और लिखते हैं, ये आएगा ऊपर वाले का फैक्टोरियल, ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस करो उसका फैक्टोरियल। यहाँ पर भी लिखो ऊपर वाले का फैक्टोरियल, ऊपर वाला फिर नीचे वाला, बीच में माइनस। अब कुछ बच्चे इसको ऐसे लिखते हैं, आपको पता है यहाँ पर माइनस के कारण ब्रैकेट लगेगी, फिर उसका होल का फैक्टोरियल, ठीक है। तो थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको। 5 फैक्टोरियल 5 - r फैक्टोरियल 2 × अब ये 6 बड़ा है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 6 × 5 फैक्टोरियल, 6 - r -+1 फैक्टोरियल। अब ये 5 फैक्टोरियल तो कट कर दो, जो कट हो रहा है अच्छी बात है। 2 6 इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर लेना, 12 आएगा। तो 1/5 - r फैक्टोरियल, यहाँ पर 12 है, 6 और 1 7 - r, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चंस में कई बार बच्चों को दिक्कत आती है कि कौन सा बड़ा है, 7 - r बड़ा है या 5 - r बड़ा है। तो अगर आपको कभी भी कंफ्यूजन हो, आपको पता है ये इस तरह से फैक्टोरियल काम करता है। तो 7 - r को खोलूँ अगर, इसका पहला होगा 7 - r, उसमें उसके बाद 7 - r में से एक घट जाएगा, 7 - 6 कितना आएगा, 6 - r। 7 - r में से 2 घट जाएगा नेक्स्ट टर्म, वो कितना बनेगा, 5 - r। मतलब ये बड़ा है क्योंकि इसमें ये r है, ठीक है। तो मैं इसी को मतलब खोलूँगा। तो 1/5 - r फैक्टोरियल 12, तो 7 - r, 7 - r -1, 7 - r -2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो कितना बनेगा, 1/5 - r फैक्टोरियल 12, 7 - r, 7 - 1 6 - r, 5 - r फैक्टोरियल। अब ये भी आपस में कट गया, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 7 - r 6 - r इज इक्वल टू 12, ठीक है। इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको भी सॉल्व करते हैं। तो 7 6 42 -7r -6r प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू 12। तो r स्क्वायर -13r प्लस 42, 12 को माइनस कर दो इज इक्वल टू 0। तो कितना आएगा, r स्क्वायर -13r प्लस 30 इक्वल टू 0। अब देखो इसको मैं फैक्टर्स बनाने हैं। तो फैक्टर्स कैसे बनेंगे, बहुत इजी हैं। -10r -3r -13r। देखो कुछ बच्चे ना इसके फैक्टर्स जो हैं वो इस तरह से बना सकते हैं, -15r + 2r, वो भी 13 बनेगा,
-13 बनेगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा, बट यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -30 आएगा। हमें +30 चाहिए, तो इसलिए ये वाले फैक्टर्स हमें बनाने हैं, ठीक है। तो इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखोगे। r कॉमन ले लो, r -10, यहाँ पर भी r -10, -3 से मल्टीप्लाई कर दो। r -10 कॉमन ले लो, r -3 अंदर है, r और -3। अब आपको पता है या तो r -10 ज़ीरो होगा, यहाँ r -3 ज़ीरो होगा। तो यहाँ से r की दो वैल्यूज़ आ गई, 10, और r की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब देखो इतनी बार याद रखना, ये वाली वैल्यू जो है वो रिजेक्टेड है। अब कोई आप में से मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकता है कि क्यों वैल्यू रिजेक्टेड है। क्योंकि देखो 5PR नीचे वाला r जो है वो कभी भी अपनी n से जो है, आपको पता है जब हमने फॉर्मूला भी लिखा था 5PR का, हमने ये NPR का, हमने ये लिखा था कि ज़ीरो r जो है 0 और n के बीच में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जस्ट आपके नोट्स के लिखा है कि r की वैल्यू जो है वो n से जो है वो बड़ी नहीं हो सकती। ये पेपर में आपको MCQ में भी आ सकता है, तो इसलिए इन बातों का जो है, छोटी छोटी बातों का जो है वो आप ध्यान रखोगे। आई होप ये आपको क्लियर है। अब देखो ये आपका सेकंड पार्ट है, तो सेम उसी तरीके से इसको सॉल्व करना है, जस्ट यहाँ पर 2 नहीं है तो सेम ही है। तो करते हैं 5 फैक्टोरियल 5 माइनस r फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 6 में से r माइनस, यहाँ ब्रैकेट आएगी, फिर होल का फैक्टोरियल। तो इसको सॉल्व करते हैं, 5 फैक्टोरियल 5 माइनस r फैक्टोरियल, इसको लिख लो 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, 6 माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर कितना आएगा, 5 फैक्टोरियल 5 माइनस r, मैं कट करना भूल गया, चलो अगले स्टेप में कर देता हूँ। 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, 6 प्लस 1 7 माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसको इस तरह से जो है वो कट कर दो। अब जैसा कि मैंने को पहले ही बताया था, इन दोनों में से बड़ा कौन है, आपको पता है फैक्टोरियल इस तरह से काम करता है। इसकी नेक्स्ट टर्म क्या होगी, इसमें से एक माइनस कर दो तो 6 माइनस r आएगा, इसमें से 2 माइनस कर दो तो ये आएगा। तो इसी को मैं जो है 1/5 माइनस r फैक्टोरियल 6 अपॉन 7 माइनस r, 7 माइनस r माइनस 1, 7 माइनस r माइनस 2 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करते हैं तो सेम वही क्वेश्चन है, बस 2 का फ़र्क है, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 6 अपॉन 7 माइनस r, 7 माइनस 1 6 माइनस r, यहाँ पर 5 माइनस r फैक्टोरियल। अब ये आपस में कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 7 माइनस r 6 माइनस r इज इक्वल टू 6। तो इसको मल्टीप्लाई करना, 7 6 42 माइनस 7r माइनस 6r प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू 6। तो विच एम्प्लाइज r स्क्वायर, ये कितना बना, -13r 42 माइनस 6, बस डिफरेंट क्वाड्रेटिक है और इसमें कुछ भी नहीं है, -13r। अब इसमें से यहाँ कितना आएगा, प्लस के 36 इज इक्वल टू 0। तो 36 हमें बनाना है। 36 के फैक्टर्स कैसे बनेंगे, 2 के टेबल पे कितना आएगा 18, नहीं। 3 के टेबल पे 3 12 36 नहीं बनेंगे। 4 और 9 से बन सकते हैं। तो r स्क्वायर माइनस 4r माइनस 9r माइनस 13r, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 36 ही आएगा, ठीक है। तो इसमें से r कॉमन ले लो, तो r माइनस 4 यहाँ पर -9 माइनस प्लस 36, r माइनस 4 जो है वो कॉमन ले लो, अंदर कितना आएगा r माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है r माइनस 4 0 हो सकता है, या ये 0 हो सकता है, या दोनों। तो r की वैल्यू आएगी 4, r की वैल्यू आएगी 9। अब ये वाली वैल्यू जो है रिजेक्टेड है, मैंने रीज़न आपको पिछले पार्ट में भी जो है वो बताया था। तो रीज़न जैसा कि मैंने को पिछले पार्ट में बताया था कि r की वैल्यू जो है वो अपने 5 या 6 से बड़ी नहीं हो सकती। तो विच एम्प्लाइज r का आंसर कितना आएगा, 4। तो ये भी अच्छे क्वेश्चन थे, बट मेरे अकॉर्डिंग एग्जाम्पल्स जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप ये दोनों पार्ट्स आपको अच्छे से क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग। आपको पता है चाहे मीनिंग बने चाहे ना बने, मैं सबसे पहली एक्सरसाइज में आपको बताया था, कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग दी लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन
यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस, मतलब इसका मतलब क्या है कि हर एक लेटर को एक ही बार यूज़ करना, मतलब रेपिटेशन इज़ नॉट अलाउड। तो EQUATION, ठीक है। तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब देखो इस स्पेस को मैं कितने तरीक़ों से फिल कर, आपको पता है इसमें कोई भी रेपिटेशन नहीं है, इनमें आपस में मतलब कि जैसे एन जो है एक ही बार आया, ओ एक बार आया, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 8 तरीक़ों से फिल कर सकता हूँ। नेक्स्ट को मैं 7 तरीक़ों से, उससे नेक्स्ट 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। मुझे सारे चाहिए तो इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है। और आपको ये मतलब ना याद ही कर लेना, 5 फैक्टोरियल का आंसर होता है 120, और 6 का होता है 720, 7 का होता है 508 का होता है, तो 40320। तो इतने अरेंजमेंट जो हैं वो बनेंगे। इसको आप विद द फॉर्मूला भी कर, अब देखो यहाँ पर मैंने आपको विद द फॉर्मूला भी बताने की कोशिश की है कि N 8 है, R भी 8 है, मतलब 8 मतलब कि वर्ड्स हमें बनाना, 8 लेटर वर्ड बनाना है, 80 लेटर वर्ड है, तो 8 से भी सेम आंसर आएगा, मतलब कि जस्ट आपकी नॉलेज के लिए। अब देखो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे, ठीक है। तो मंडे को हमें यूज़ करना है MONDAY, अज्यूमिंग नो लेटर इज रिपीटेड। तो इसके 4 डिफरेंट पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या है, 4 लेटर यूज एट ए टाइम। तो हमें देखो यहाँ पर कितने लेटर्स हैं, 6 लेटर्स। हमें यूज कितने करने हैं, 4, 1 2 3 4। रेपिटेशन अलाउड नहीं है, तो इसको मैं 6 तरीकों से फिल कर सकता हूँ। नेक्स्ट को मैं 5, उसके नेक्स्ट 4, इसके नेक्स्ट 3। तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यही कहता है। 6 5 30, 34 सा 120, 120 को 3 से करोगे तो 360 हम जो है वो लेटर्स बना सकते हैं। इसको विद फॉर्मूला भी आप कर सकते हो। विद फॉर्मूला कैसे करेंगे, 6P4, 6 लेटर हैं, चाहिए कितने, 4। 6 फैक्टोरियल, 6 माइनस 4, 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 6 5 4 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, ये कट गया तो सेम आंसर ही आ गया। आई होप ये आपको जो है क्लियर। अब देखो यहाँ पर सेकंड पार्ट क्या है, ऑल लेटर यूज्ड एट ए टाइम। तो किसमें कितने लेटर्स हैं, 6। तो 6 के 6 को जो है वो हमें यूज़ करना है, 1 2 3 4 5 6। इसको 6, इसको 5 4 3 2 1, क्योंकि रेपिटेशन अलाउड नहीं है। अगर रेपिटेशन अलाउड होती तो 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, और जो 6 फैक्टोरियल होता है वो होता है 720। अब कैलकुलेट कर लेना। इसको फॉर्मूला से करना हो तो कैसे करेंगे, 6P6, 6 फैक्टोरियल 6 माइनस 6 कितना होता है, 0 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल कितना होता है, 720। आई होप ये भी आपको क्लियर है। अब देखो थर्ड पार्ट क्या है, ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज अ वॉवल। तो इसमें कंडीशन लगा दी। मंडे आपके सामने पड़ा, कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6। अब फर्स्ट वाला जो है वो वॉवल होना चाहिए। सबसे पहले वॉवल्स लिख लो, कौन कौन से हैं इसमें वॉवल्स। ये उसी तरह से है जिस तरह से याद है इवन नंबर हो, ऑड नंबर हो, उसमें लास्ट डिजिट जो है वो उन्हीं तरीकों से फिल कर सकते हैं। अब वॉवल कितने हैं इसमें, O A E I O U, O और A, 2 वॉवल्स हैं, 2 वॉवल्स हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट प्लेस है इसको मैं O और A मतलब कि 2 तरीकों से फिल कर सकता हूँ, और ये हमारा जो है ये फिक्स है, ठीक है। तो इसको बेसिकली मैं 2 तरीकों से फिल कर सकता हूँ, ठीक है। अब देखो अगर मैं 2 तरीकों से इसको फिल कर सकता हूँ, मंडे, मान लो मैंने यहाँ पर ए लिख दिया, तो मेरे पास यहाँ पर कितने बच गए, 1 2 3 4 5, उससे नेक्स्ट 4, उससे नेक्स्ट 3, उससे नेक्स्ट 2, उससे नेक्स्ट 1। मुझे सारे ही चाहिए तो इनको आपस में कर दो जी मल्टीप्लाई। 2 5 10, 40, 120, तो कितना आएगा, 240। तो 240 ऐसे अरेंजमेंट होंगे जिसमें हमेशा जो मतलब पहला लेटर जो है वो क्या होगा, वॉवल, ठीक है। अगर वो ये बोलते कि पहले जगह पर एम होता हमेशा, तो मैं पिछले को अरेंज कर लेता, 5 4 3 2 1, ये कितना आता, 120। अगर वो मतलब कि ये कुछ भी ऐसा बोल सकते हैं, लास्ट में भी वो बोल सकते हैं कि लास्ट में वाई होना चाहिए, तो ऐसा कुछ भी बोल सकते हैं। जो वो पक्का बोल रहे हैं कि वहाँ पर वही होना चाहिए उसको फिक्स कर दो। जैसे यहाँ पर
हो सकता है कि ये एक ही तरीके से फिक्स हो सकता है 3 तरीकों से फिक्स हो सकता है 4 तरीकों से फिक्स हो, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर नंबर लिखेंगे। आई होप ये तीनों पार्ट्स जो हैं ये आपको अच्छे से क्लियर है। सो अब देखो 10th क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी बहुत मतलब कि ना एक पॉपुलर क्वेश्चन है। हाउ मैनी ऑफ डिस्टिंक्ट परम्यूटेशंस ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड मिस इज सिप्पी। ठीक है, बड़ा ही अजीब सा वर्ड है। मिस इज सिप्पी डू दी 4 आइज नॉट कम टुगेदर। तो हमें टोटल अरेंजमेंट नहीं निकालने, हमें ये निकालना है कि ये जो इसमें आई आ रहे हैं, 4 आई आ रहे हैं, ये चारों आई इकट्ठे ना आए। इस क्वेश्चन को अगर आप देखो, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि मैं बेसिक में ही आपको सब कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। याद करो मैंने आपको ये बताया था कि अगर ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट ना हो तो हम फॉर्मूला और जो रिपीट हो रहा है उससे हम डिवाइड करते हैं। और इसकी सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 14 और एग्जाम्पल नंबर 16। वॉवल्स डू नॉट कम टुगेदर। और वहां पर भी मैंने आपको बताया था अगर वॉवल्स डू नॉट कम टुगेदर आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, पहले टोटल अरेंजमेंट निकालेंगे। टोटल अरेंजमेंट में से हम वो केस माइनस कर देंगे जिनमें वॉवल इकट्ठे आए होंगे, क्योंकि वो हमें करना ज़्यादा ईजी है। तो यहां पर भी सेम है। सबसे पहले हमारा वर्ड लिखते हैं MISS मिस इज सिपी। ठीक है, ये कुछ ऐसा है। तो इसमें कितने मतलब कि लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसमें 11 लेटर्स हैं। ठीक है, इसमें रेपिटेशन काउंट कर लो। आई कितनी बार आया हुआ है, 4 टाइम्स, वैसे उन्होंने बताया ही हुआ है। ठीक है, एस कितनी बार आया हुआ है, 4 टाइम्स। एम एक ही बार है और पी 2 टाइम्स। एक बार काउंट कर लिया, कोई इसमें गलती ना हो। 10 बन गए, 11वां की एम है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम टोटल अरेंजमेंट निकालेंगे। इसकी टोटल अरेंजमेंट आपको पता है हम डायरेक्टली फॉर्मूला से इसके टोटल अरेंजमेंट निकाल सकते हैं। 11 मतलब कि लेटर्स हैं, 11 ही हमें लेने हैं। नीचे क्या करेंगे, रेपिटेशन, इसकी रेपिटेशन हो रही है, इसकी रेपिटेशन हो रही है, इसकी रेपिटेशन हो रही है। देखो मैं आपको हमेशा, मेरी क्रैमिंग नहीं है, इसको मैं बेसिक में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा, 11 फैक्टोरियल, 11 माइनस 11 फैक्टोरियल, नीचे 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। ऐसा करते हैं यहाँ पर, चलो एक बार एक स्टेप और कर रहा हूँ। 11 फैक्टोरियल, ये 11 माइनस 11 0 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। मैंने 11 फैक्टोरियल को 4 फैक्टोरियल तक खोल लिया ताकि ये कैंसिल आउट हो जाए। ये 4 फैक्टोरियल आपका। ठीक है, अब देखो 4 2 ज़ा 8, ये 8 से कट गया। ठीक है, 3 2 ज़ा 6, 2 से ये 2 कट गया। तो मेरे पास देखा जाए तो कितना रह गया, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 30 मतलब इंटू 5। ठीक है, यहाँ पर कितना आएगा, 11 1 ज़ा मतलब 11 110, 110 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 990, उसको 35 से कर दो, तो 5, तो 3 4 6 5 0। ये टोटल अरेंजमेंट आ गए मिस इस सिप्पी वर्ड के। हमें कौन से निकालने हैं, जिसमें आई इकट्ठा ना आए। तो अब हम क्या करेंगे, अब देखो मैंने दोबारा से मिसिसिपी को लिखा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एम लिख लो, एस को 4 बार लिख लो। ठीक है, 2 बार पी लिख लो, 4 5 6 7, और 4 जो आई हैं उनको इकट्ठा लिख लो। ठीक है, आपको पता है इसको हम क्या मानेंगे, इसको हम क्या मानेंगे, 1 यूनिट। ठीक है, नाउ अब हमारे पास टोटल लेटर्स कितने हो गए, नाउ टोटल लेटर्स हम ये मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8। ठीक है, तो अरेंजमेंट्स, अरेंजमेंट्स कैसे होंगे, आपको पता है 8 हैं तो 8p 8 डिवाइड बाय, यहाँ पर इसको रेपिटेशन, ये तो 1 यूनिट है, ये हमारे लिए एक लेटर है, तो ये 4 बार ये रिपीट हो रहा है, 2 बार ये रिपीट हो रहा है। इसको सॉल्व करते हैं, 8 फैक्टोरियल, 8 माइनस 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4, 2 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 8 7 6 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, 4 फैक्टोरियल 2 इंटू 1। अब ये आपस में कट गया, 2 3 ज़ा 6, तो 8 7 ज़ा 56,
56 को करो जी आप 15 से मल्टीप्लाई, 15 6 90 और 840, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कितने के अरेंजमेंट आएंगे, 840। अब जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, ये 840 अरेंजमेंट हैं, ये 840 अरेंजमेंट्स हैं। अब देखो, अब 840 अरेंजमेंट में ये एक अरेंजमेंट है, ये मान लो एक अरेंजमेंट है, और यहाँ पर आई है, ठीक है। अब ये भी तो हो सकता है ना कि ये आई, देखो वैसे तो ये आई सारे सेम है, वैसे तो बाई चांस की बात है कि इस क्वेश्चन में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट वैसे ये आई भी तो आपस में शफल हो सकते हैं ना। तो इसको मैं लिखने की कोशिश करता हूं, आल्सो अरेंज देमसेल्व्स, ये आपस में भी अरेंज होंगे। ये कैसे अरेंज होंगे, कितने हैं, 4, 4p4 डिवाइड बाय कितने रिपीट हो रहे हैं, चारों ही रिपीट हो रहे हैं। तो 4p4 मतलब 4 फैक्टोरियल, 4 माइनस 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, ये आएगा 4 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल, ठीक है। अब ये आपस में कट जाएगा, ठीक है। और कितना आंसर आएगा मेरे पास यहाँ पर, 1, ठीक है। अरेंजमेंट, ऐसे अरेंजमेंट हमें ढूंढने हैं जिसमें कि हमने वो पता की है जिसमें आई जो है वो हमेशा इकट्ठे हैं। 840 पहले थे और एक ये भी है, ठीक है। इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई क्यों करना है, क्योंकि ये भी अरेंजमेंट है एंड ये भी अरेंजमेंट है, ये भी आपस में शफल होंगे। ये मैं ऐसे में आपको डॉटर वाले क्वेश्चन में एग्जाम्पल 14 जहाँ पर ये डिफरेंट डिफरेंट है ना, वहाँ पर ज़्यादा आप अच्छे से समझ पाओगे एग्जाम्पल 14 और 16 में। तो ये कौन सी अरेंजमेंट आ गए, 840 जिसमें आई हमेशा इकट्ठे हैं। ये कौन से हैं, ये टोटल अरेंजमेंट है। अब इसको हम क्या करेंगे, माइनस। तो इस तरह से देख लो, इसमें से मैंने इसको माइनस किया तो मेरे पास मेरा आंसर आ गया। देखो आपने इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि जो मैंने डॉटर वाला क्वेश्चन आपको बताया और इंडिपेंडेंट, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इसके जैसा मिलता जुलता क्वेश्चन आपको पेपर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। वॉवल्स अकर टुगेदर, कंसोनेंट्स अकर टुगेदर। तो यहाँ पर मैंने टोटल अरेंजमेंट तो निकाल लिए। इसमें मैंने क्या किया, मैंने आई को इकट्ठा बांध लिया, मान लो मैंने इसको बांध लिया, बांध के एक लेटर मान लिया, अरेंजमेंट कर दिए उसके। अब जितने भी अरेंजमेंट हुए, ये आई आपस में भी तो अरेंज हो सकता है, उनको आपस में भी अरेंज कर दिया। वो बाय चांस की बात है, ये सारे सेम है तो एक ही अरेंजमेंट बना, ऑब्वियस बात है एक ही बनेगा। इनको मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, तो इसमें से ये आई इकट्ठे वाले टोटल में से माइनस कर दिया, तो वो कौन से केस आए जिसमें आई इकट्ठे, जो चारों आईज जो हैं वो इकट्ठे नहीं होंगे। आई होप ये आपको क्लियर है। अब देखो ये आपका नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके 3 डिफरेंट पार्ट्स हैं। इन हाउ मैनी वेज कैन दी लेटर्स ऑफ द वर्ड परम्यूटेशन, परम्यूटेशन को हमें अरेंज करना है। तो पहले तो PERMUTATIONS चेक कर लेना, परम्यूटेशंस है। कई बार आपको कंफ्यूजन हो रहा, परम्यूटेशन लिख के बैठ जाओ तो पेपर में गलती हो सकती है। तो इसमें रेपिटेशन चेक कर लो, P नहीं है, E एक ही बार है, R एक ही बार है, M एक ही बार है, U एक ही बार है, T 2 बार है, T जो है वो 2 टाइम्स है, A एक ही बार में, I एक ही बार है, O एक ही बार है, N बाकी सब तो एक ही बार है, बस मतलब कि जो T है वो इसमें रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब पहले इसको गिन भी लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 लेटर्स है, मतलब इससे हमें N की वैल्यू जो है वो क्लियर हो जाती है, ठीक है। पहले पार्ट में क्या पूछा उन्होंने, पहले पार्ट में ये पूछा है वर्ड स्टार्ट विद P एंड एंड विद S। मैंने आपको पहले बार बहुत बार बताया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आप क्या करो, जो दिया हुआ जैसे ये है P और S, क्या करेंगे इसको, यस फिक्स कर दो। मतलब ये हमारे मतलब कि अरेंजमेंट से बाहर है, मतलब कि ये तो इसको तो हमें अरेंज करना ही नहीं है, बाहर इसलिए है क्योंकि इसको हमें अरेंज ही नहीं करना, ठीक है। अब परम्यूटेशंस में से P और S तो रिमूव हो गए, तो बीच में कितने लेटर्स रह गए, 10, ठीक है। बीच में कितने, नाउ वी हैव 10 लेटर्स, हमारे पास 10 लेटर्स हैं, ठीक है। यानी कि N हमारा कितना है, 10 एंड R कितना है हमारा 10। तो अरेंजमेंट्स कैसे निकालेंगे हम, 10P 10 डिवाइड बाय जो रिपीट हो रहा है, रिपीट कौन हो रहा है, T। तो इसको सॉल्व करते हैं, 10 फैक्टोरियल 10 माइनस 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 और 0 फैक्टोरियल, ठीक है। ये 0 फैक्टोरियल भी यहाँ पर होगा। 0 फैक्टोरियल कितना होता है, 1, 10 इंटू 9 इंटू 8 7 6 5 4 3 2 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल तो 1 होता है, तो इसको कर देते हैं हम कट।
तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करके हमारे पास आएगा 18, 14, 400। तो इस तरह से मैंने फर्स्ट पार्ट को जो है सॉल्व कर लिया। अब देखो ये सेकंड पार्ट बहुत अच्छा है, परम्यूट वॉवल्स ऑल आर ऑल टुगेदर। ये हम 14 और 16 जिसकी बात कर रहा था मैं, ठीक है। तो हमें परम्यूटेशन पता है, हमें टी पता 2 बार आ रहा है। सबसे पहले वॉवल्स लिख लो। वॉवल्स कौन कौन से हैं? ई, आर नहीं है, एम नहीं है, यू, टी नहीं है, ए, आई, ओ, सारे वॉवल्स ही आ गए, ठीक है। तो 5 वॉवल्स हैं आपके पास, 5 वॉवल्स, ठीक है। अब रह कितने गए, मतलब पीछे कितने रह गए? कंसोनेंट्स। तो कंसोनेंट्स बाकी कितने रह गए? पी, आर, एम, टी, टी, एन, एस। गिन लो एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 7। ये हमारे पास कितने हैं? 7, ठीक है। अब 7 कंसोनेंट्स हैं, 5 वॉवल्स हैं। तो अब आपको पता है हमें क्या करना है, इनको एक यूनिट मान लेना है। तो हम कितने नाउ लिखो, पी, आर, एम, टी, टी, एन, एस, ई, यू, ए, आई, ओ। इसको हम क्या मानेंगे? 1 यूनिट या 1 लेटर। We have 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर्स या यूनिट्स जिनको हमें अरेंज करना है। तो अरेंजमेंट्स, ठीक है। इसको बस एक बार आपको मुश्किल लगेगा, एक बार आपने इसको प्रोसीजर समझ लिया, उसके बाद ये क्वेश्चन सारे सेम हैं। अब इसका अरेंजमेंट कर दो। कितने तरीक़ों से होगा? 8p 8, और नीचे रेपिटेशन भी है। रेपिटेशन किसकी? टी की। टी कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 बार। तो 8p 8 किस तरह से आएगा? 8 फैक्टोरियल, 8 माइनस 8 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। तो अरेंजमेंट्स 8 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 8 7 6 5 4 3 2 फैक्टोरियल। नीचे कितना है? 2 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल कितना होता है? 1। तो इसको कर दो जी सॉर्ट आउट। तो हमारे पास कितना आ गया? तो हमारे पास कितने अरेंजमेंट्स आ गए? 20,160। तो ये वो अरेंजमेंट है जिसमें ये एक यूनिट है। इसको मैं दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ। अब 20,160 मतलब कि जो हमारे अरेंजमेंट्स हैं उसमें एक अरेंजमेंट ये भी होगा, कुछ मर्जी लिख लो, टी, पी, आर, एम, एन, एस, ठीक है। अब ये एक अरेंजमेंट है, मान लो इसको एक यूनिट माना था ना। अब मान लो इसको मैं सेम रखता हूँ, क्योंकि करने तो मैं अरेंजमेंट है ना। अगर मैं इसकी पोजीशन थोड़ी बहुत चेंज कर दूँ, बाकी सारा सेम है, तो ये भी एक नया लेटर बन गया ना। तो मतलब ये जो है ना हमारे पास, ई, यू, ए, आई, ओ, अरेंज देमसेल्व्स, ये भी अपने आप को अरेंज करेगा। कितने तरीक़ों से? 1 2 3 4 5 5p 5 तरीक़ों से। इसमें कोई रेपिटेशन है? नहीं। तो 5p 5 को सॉल्व कर दो, 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 5 0, ठीक है। तो कितना आंसर आ गया? 5 4 3 2 1 0, सॉरी 0 फैक्टोरियल। ये कितना होता है? 5 4 20, तो कितना आएगा? 120, ठीक है। तो ये 120 अरेंजमेंट्स हैं। नाउ रिक्वायर्ड अरेंजमेंट्स। तो रिक्वायर अरेंजमेंट्स कौन कौन से होंगे? 20160 को 120 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों मल्टीप्लाई करना है, कैसे पता लगेगा? देखो ये हमने अरेंजमेंट कर दी जिसमें हमने इसको एक लेटर मतलब एक यूनिट बना था, ठीक है। क्या ये यहाँ पर मैंने ये बोला है कि या तो ये अरेंजमेंट होगा या ये अरेंजमेंट? मैंने ये नहीं बोला, मैंने ये बोला कि ये भी एक अरेंजमेंट, ये 20,160 वो अरेंजमेंट हैं जिसमें ये इकट्ठे हैं। अब ये इकट्ठे तो हैं, ये आपस में भी शफल होंगे, जो ये भी अरेंजमेंट है, ये भी अरेंजमेंट है, ये भी अरेंजमेंट है, मतलब ये दोनों मुझे चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। इसके बाद ये होना ही होना है, ठीक है। तो इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, और इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 24 19 200। तो ये हमारा क्या है? आंसर, ठीक है। देखो पहले मैंने क्या किया, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा वॉवल्स को इकट्ठे कर लो। कितने हैं? 5, टोटल कितने? 12, मतलब मेरे पास पीछे कॉन्सोनेंट 7 रह गए।
7 और एक पूरा ये यूनिट एक मान लिया, 8 को हमने 8 लेटर्स को मान के मैंने अरेंजमेंट कर दिए। अब ये आपस में भी अरेंज होंगे, वो कैसे होंगे 5p5 से, तो बस उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरह से हमने ये पार्ट जो है बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट पार्ट है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो ये हमारा लास्ट पार्ट है और ये आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, समझने में इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, करने में एक्चुअली ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ इसको। इसमें क्या लिखा है, देयर आर ऑलवेज 4 लेटर बिटवीन पी एंड एस। तो देखो आपको परमुटेशंस में पता है, आपको 12 लेटर्स हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब उन्होंने कहा कि हमेशा परम्यूटेशन में इसके पी और एस के बीच में, मान लो मैंने पी यहाँ पर लिख लिया, 1 2 3 4 छोड़ के यहाँ पर एस लिख दिया। अब इसके मैं अरेंजमेंट कर दूंगा। यहाँ पर कितने, देखो ये तो फिक्स हो गए, ये तो फिक्स हो गए, तो इसमें कितने बाकी बच गए 10, ठीक है। 10p 10 और इसमें रेपिटेशन भी है टी की, तो 2 फैक्टोरियल। मतलब इसका बेसिकली देखा जाए तो इस तरह से कुछ आंसर आएगा, 10 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, ठीक है। बट क्या ये यहीं पर रह सकते हैं, ये भी तो सकता है ना, पी यहाँ पर आ जाए, एस यहाँ पर आ जाएगा, पी यहाँ पर भी आ सकता है, एस उससे आगे जा सकता है, पी यहाँ पर आ सकता है, एस उससे आगे जा सकता है, पी यहाँ पर आ सकता है, एस उससे आगे जा सकता है, पी यहाँ पर भी आ सकता है, एस उससे आगे जा सकता है, पी यहाँ पर भी आ सकता है और एस यहाँ तक, मगर इसमें लास्ट है, इसके आगे हम नहीं जा सकते। कितने केस बने, एक ये, 2 3 4 5 6 7, तो 7 ऐसे केस बन गए जिसमें पी और एस के बीच में हमेशा जो है वो मतलब कि 4 लेटर्स ही रहेंगे। क्या ये यही बनेंगे, और भी बन सकते हैं। और कैसे बन सकते हैं, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, देखो इसको ऐसे समझने की कोशिश करो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। ध्यान से देखो, अगर मैं एस लिख दूं यहाँ पर और पी लिख दूं यहाँ पर, अरेंजमेंट में ऑर्डर तो मैटर करता ही है, तो यहाँ पर भी इसके बीच में हमेशा कितने रहेंगे 4, एस और पी और एस के बीच में 4 लेटर रहेंगे। तो 7 यहाँ पर थे, तो ऐसे कर करके 7 यहाँ पर बनेंगे, 7 केस यहाँ पर, 7 केस यहाँ पर, ठीक। कितने बन गए, 14 केस बन गए। अब 14 के 14 केसेस को, एक केस में इतने अरेंजमेंट बन रहे हैं, तो सबको ऐड भी करना पड़ेगा या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब वो मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा, जस्ट एक रफ आइडिया था, तो यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं इसको। अब देखो ये जस्ट आपको समझाने के थोड़े से एफर्ट्स किए हैं, ठीक है। अब पी को मैंने यहाँ पर लिख दिया, 1 2 3 4 छोड़ के ने एस को यहाँ पर लिख दिया। ये भी हो सकता है कि पी यहाँ पर शिफ्ट हो जाए और एस उससे आगे, ये भी हो सकता है कि पी यहाँ पर शिफ्ट हो जाए, एस उससे आगे, पी यहाँ पर भी शिफ्ट हो सकता है, एस उससे आगे, पी यहाँ पर शिफ्ट हो सकता है, एस उससे आगे, पी यहाँ पर शिफ्ट हो सकता है, एस उससे आगे, पी यहाँ पर शिफ्ट हो सकता है, एस लास्ट पे चला गया। अब इसके बाद मैं कुछ नहीं कर सकता। अब इसके बाद हम ये कर सकते हैं, इसके बाद हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पर एस लिख लिया, 1 2 3 4 छोड़ के पी यहाँ पर लिख दिया। अब एस को आगे करो, पी एक नंबर आगे, एस को आगे करो, पी फिर 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 आगे। तो मतलब ये देखो आपके सामने मैंने अरेंजमेंट्स आपको बना के दिखाएं ताकि आप इसको ईजिली विजुलाइज कर पाओ। मैंने वो ऐसा नहीं है कि सब कुछ इकट्ठा सा कर दिया फिर आप ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है। अब देखो अगर हम एक अरेंजमेंट की बात करें, एक अरेंजमेंट की बात करें, इसको पकड़ लेते हैं, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो एक में जो है वो कितने अरेंजमेंट्स बन रहे हैं, एक में कितने अरेंजमेंट्स बन रहे हैं। यहाँ पर जस्ट आपका टाइम सेव करने के लिए मैंने देखो ये पहले अरेंजमेंट बना के दिखाया आपको। अगर हम सिर्फ एक केस को उठा लें, इसमें 10p 10 और नीचे t 2 बार आ रहा है, तो 10 2 फैक्टोरियल, इसको सॉल्व किया तो मेरे पास इतना आ गया। तो एक केस में इतने अरेंजमेंट बन रहे हैं, 18 फिर 18 14 400, इतने केस बन रहे हैं। तो ऐसे मेरे पास कितने केस हैं आपको पता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो टोटल कितने केस हैं 14। तो मैंने इसको 14 से मल्टीप्लाई कर दिया, चाहे आप इसको 14 बार ऐड कर दो। आपको पता है 7 2 ज़ा कितना होता है 14, चाहे आप 7 को 2 बार ऐड करो तो भी 14 ही आएगा। तो चाहे आप इसको 14 टाइम ऐड कर दो, चाहे आप इसको 14 से मल्टीप्लाई कर दो, सेम आंसर ही आएगा। आई होप इस क्वेश्चन को आपको फील करवा पाया हूँ। मेन इसमें फील करने वाली बात है और इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। फील करवाना था वो मैं आपको यहाँ पर करवा पाया। तो इस तरह से ये हमारी पूरी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन को लेके, किसी भी चीज़ को लेके कोई भी डाउट है, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।
है।